नमस्कार दोस्तों, हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है। एक लोकतांत्रिक देश में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारों की काफी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकारें तो आती जाती रहती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इस देश की बैकबोन होती है। इन अधिकारों की एक कदम से लाखों लोगों की जिंदगी में एक बदलाव आ सकते हैं। बस वह कदम पॉजिटिव होना चाहिए, वो कदम सही जगह पर होने चाहिए। आप इस वीडियो को देखिए जहां पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर एक आईएएस ऑफिसर की ऑफिस में पहुंचे हैं। वो विनम्र होकर प्रस्ताव को प्रस्तुत कर रहे हैं। जहां पर एक तरफ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ आईएएस ऑफिसर चेयर पर बैठे हुए हैं। आप इन्हीं बातों से समझ सकते हैं कि हमारे देश में आईएएस, आईपीएस अधिकारों की कितनी महत्व होती है। कि हमारे देश में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री के अलावा केवल आईएएस और आईपीएस ऑफिसर ही इस अशोक एम्बलम वाले लेटर एड्स का यूज कर सकते हैं। हमारे लोकतंत्र में एक आईएएस, आईपीएस अधिकारों की इतनी ताकत इसलिए दी जाती है क्योंकि जमीनी स्तर पर यही सरकार को चलाती है। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी इज द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इसीलिए आईएएस, आईपीएस अधिकारों का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इनका सिलेक्शन होता है यूपीएससी एग्जाम के माध्यम से। यूपीएससी एग्जाम दुनिया का तीसरा सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक है। दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम चीन का दगावका एग्जाम है, जो हर साल चाइना में होता है। 720 मार्क्स का ये एग्जाम कॉलेजों जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए होता है। इनका एज लिमिट नहीं होता है, इस वजह से इसका कंपटीशन बहुत ही अधिक होता है। 50,000 स्टूडेंट्स में से केवल एक ही स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है और 99% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं इस एग्जाम में। जिस दिन ये एग्जाम होता है पूरे चाइना में नेशनल हॉलिडे घोषित कर दी जाती है। सारे रोड को बंद कर दिए जाते हैं। एग्जाम सेंटर के आसपास सभी कंस्ट्रक्शन काम को बंद कर दिए जाते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे टफेस्ट एग्जाम है जीआरई, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम। ये एग्जाम विदेश में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वालों के लिए एस्पिरेंट की रिएबिलिटी को टेस्ट करती है। ये एग्जाम ईटीएस आयोजित करती है। दुनिया का तीसरा सबसे टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि भारत में आयोजित की जाती है। और दुनिया का चौथा सबसे टफेस्ट एग्जाम है जेईई मेंस और जेईई एडवांस, जो कि भारत में आयोजित की जाती है, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए की जाती है। सिविल सर्वेंट को हायरिंग करना सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी को नॉमिनेट करने के लिए स्टार्ट किया। इन सिविल सर्वेंट को हेल्बरी कॉलेज लंदन में पहले ट्रेन किया जाता था और फिर बाद में से भारत भेजा जाता था। और इस चीज की सेटअप की जाती है 1854 को और 1855 को इस चीज की शुरुआत कर दी जाती है, जिसका एज लिमिट मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 23 इयर्स रखा जाता है। सिलेबस को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि कोई भी इंडियन इस एग्जाम को क्रैक ना कर सके, कोई भी इंडियन इस एग्जाम को पास ना कर सके। इनके सिलेबस को यूरोपियन क्लासेस और अंकों के प्रमुख हिस्से के बेसिस पे रखा जाता है, जो कि सभी भारतीयों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इतनी डिफिकल्टीज के बावजूद भी रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इस एग्जाम को पास करी और वो पहले भारतीय सिविल सर्वेंट बने। इसके 3 साल के बाद 4 और एस्पिरेंट इंडियन इस एग्जाम को क्रैक करते हैं और सिविल सर्वेंट बनते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समाप्ति के 4 साल के बाद और चेम्सफोर्ड फोर के 3 साल के बाद 1922 में भारत में सिविल सर्वेंट एग्जाम की शुरुआत की जाती है और उसका पहला एग्जाम इलाहाबाद में लिया जाता है। अब ये सवाल है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक 1919 का एक अधिनियम है, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार को भारत देश को एक स्वराज सरकारी नौकरी पाने के लिए किसी भी स्टूडेंट को एक कंपटीशन एग्जाम देना होगा और उस कंपटीशन एग्जाम में आपको क्वालिफाई करना है और मेरिट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। और ये सिस्टम कि आपको सरकारी नौकरी पाना है और सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको कंपटीशन एग्जाम देना होगा। इसकी शुरुआत 1893 में इंग्लैंड में की जाती है। लॉर्ड मैकॉले के आइडियोलॉजी के बेसिस पर कि प्रत्येक नागरिक के पास वोटिंग करने का अधिकार है और सत्ताधारी लोगों को चुनने का अधिकार है और वो लोग सत्ताधारी लोगों को चुनकर पीक लेवल पर सत्ता के बैठाने का काम करेंगे और फिर वही सत्ता में बैठे लोग जनता को कंट्रोल में लाने के लिए, आम आदमी को कंट्रोल में लाने के लिए, उनके पूंजीपतियों को लूटने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में कर्मचारियों का सिलेक्शन कंपटीशन एग्जाम के माध्यम से करेंगे। इंग्लैंड के लॉर्ड मैकॉले की रणनीति उस समय ब्रिटिश शासन में भारत के आम लोगों की पूंजीपतियों को लूटने के लिए कलेक्टर का सिलेक्शन करती थी। गांव पंचायत के जमींदारों से पूंजीपतियों को लूटने का काम करती थी और यही जमींदार गांव के आम लोगों से लूटने का काम करती थी। और अब हमारे देश में कुछ खुफिया ऑफिसर देश को लूटने का काम कर रहे हैं। यूपीएससी की जब बात आती है तो ऐसे में भारतीय संविधान के भाग 14 के आर्टिकल नंबर 315 से 323 के बीच यूपीएससी से जुड़ी बातों का प्रावधान है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 के अनुसार संसद को राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय न्यायिक संहिता बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 315 में यूपीएससी और एसपीसी यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अस्तित्व के बारे में बताया गया। आर्टिकल 316 में मेंबर्स की सिलेक्शन के से जुड़ी बातों को बताया गया। आर्टिकल 317 में मेंबर को हटाने और उसे निलंबित करने की बातों को बताया गया। आर्टिकल 318 में आयोग के सदस्यों को
और कर्मचारियों की सेवा के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई। आर्टिकल 319 में पद को छोड़ने के बाद यूपीएससी के सदस्यों को उनके रोजगार पर पाबंदी लगाने की बात की गई। आर्टिकल 321 में यूपीएससी के कार्यों को विस्तार से अधिकृत किया गया। आर्टिकल 322 में यूपीएससी के कार्यों को व्यय के रूप में परिभाषित की गई। आर्टिकल 323 में यूपीएससी के रिपोर्ट के बारे में बताया गया। आर्टिकल 320 के तहत कमीशन को यूनियन सर्विस अपॉइंटमेंट के एग्जाम को कंडक्ट कराना, इंटरव्यू के माध्यम से रिक्वायरमेंट को पूरा करना, प्रमोशन प्रदान करना, डिप्यूटेशन करना, इन सब चीजों का प्रावधान है। एक्ट ऑफ 2016 और 2017 के अनुसार PWDS यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करनी है जितनी की एक फिजिकल फिटनेस को चाहिए। IAS IPS अधिकारों को हमारे देश में जहां पर सबसे अधिक प्रायोरिटी दी जाती है, जहां एक जिले का मालिक कहा जाता है, देश का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, एक जिले का मालिक कहा जाता है कि निष्ठा और निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करेगा, आम लोगों के बीच हो रहे समस्याओं को दूर कर पाएंगे, लोगों के बीच हो रहे करप्शन को दूर कर सके। लेकिन आज यही देश का नौकर खुद करप्शन का पार्ट बनते जा रहा है। ऐसे कई ऑफिसर्स मिले जो खुद करप्शन का पार्ट बन गए हैं। ईडी के द्वारा छापा मारने पर करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी गाड़ियां, कई करोड़ों के केस बरामद हुए। ऐसे ही घटना है बिहार के IAS संजीव हंस की, जो कि बिहार सरकार के बिजली कमान को काफी लंबे समय से चला रहे थे। घर में छापा मारी तो 95 करोड़ की संपत्ति। इनके हिसाब से तो IAS का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस नहीं बल्कि इनकम एडजस्टमेंट सर्विस होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये खुफिया ऑफिसर देश की सेवा कर रहे हैं या फिर देश को बेचने का काम कर रहे हैं। ये कहानी है रिटायर्ड IAS ऑफिसर मोहिंदर सिंह की। ये नोएडा अथॉरिटी के CEO के रूप में काम कर चुके हैं। अक्टूबर 2024 में जब ईडी ने इनके घर में छापा मारी तो हैसिंडा प्राइवेट लिमिटेड प्रोमोटरों के साथ और निर्देशों के साथ मिलकर 636 करोड़ के रुपए घोटाले किए। साथ ही साथ 12 करोड़ रुपए के हीरे, 7 करोड़ रुपए के सोने बरामद हुए इनके घर से। जो IAS IPS अधिकारों को हम देश की सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं, अगर वो इतने पीक लेवल पर भ्रष्टाचार फैलाएंगे तो कैसे होगा हमारे देश का भला, कैसे एक आम आदमी को न्याय मिलेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व RTO ऑफिसर सौरभ शर्मा 27 दिसंबर 2024 को ईडी ने जब इनके घर में छापा मारी तो 52 किलो से अधिक सोने और चांदी के ईंटें बरामद हुए। 11 करोड़ रुपए से अधिक केस की राशि मिली और ये भाई साहब मात्र 7 सालों में इतने कमाया। भाई साहब RTO कांस्टेबल बनने गए थे या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खोलने गए थे। ये भाई साहब के इतने सोने चांदी के चीजों को देखकर मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सा सिंहासन बनाएंगे और शान से कहेंगे म्यूजिक। यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे IAS PCS एग्जाम में धांधली भी हो रही है। 2022 बैच की IAS पूजा खेड़कर जिसकी यूपीएससी रैंक आई 821, उन्होंने OBC का फर्जी प्रमाण पत्र बनाया, उन्होंने विकलांग का फर्जी प्रमाण पत्र बनाया और उसके दम पर यूपीएससी की रैंक ले ली। जबकि इनके पिताजी के पास 110 एकड़ की जमीन, 4 लग्जरी गाड़ियां, 2 प्राइवेट कंपनी और खुद पूजा के पास 17 करोड़ की संपत्ति। क्या वाकई में ऐसे लोग IAS बनने के बाद देश की सेवा करेंगे? दोस्तों आप समझिए, यूपीएससी से इतने बड़े एग्जाम में धांधली हो रही है तो छोटे छोटे एग्जामों में क्या क्या होता होगा। हमारे देश में केवल नेता ही भ्रष्ट नहीं है, एक कांस्टेबल से लेकर बड़े बड़े IAS PCS अधिकारी भी भ्रष्टाचार का पार्ट बन रहे हैं। बात है बरही जिला के नड़िया थाना की, जहां पर हर महीने पूरे थाना 1.5 करोड़ रुपए की वसूली कर रहा था। यूपी बिहार के बॉर्डर पर एक गंगा नदी के सामने एक चेक पोस्ट है और इन चेक पोस्ट से होकर डेली 1000 ट्रक गुजरती है और इन ट्रकों में शराब, पशु की तस्करें, बालू जैसी गियर चीजें लोड की जाती थी, वो ले जाई जाती थी। और ये नरही थाना प्रत्येक ट्रक से 500 रुपए पर डे, 1000 ट्रक के 5 लाख यानी कि महीने के 1.5 करोड़ रुपए वसूली करता था। जब DIG और ADG ने आधी रात को रेड मारी तो ये काला सच बाहर निकला। करप्शन सिस्टम का पार्ट नहीं है, पूरा सिस्टम ही करप्ट है। कोई 1-2 केसेस नहीं है दोस्तों, इससे बहुत सारे केसेस हैं जो अंदर अंदर दबा हुआ है। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए, जब इतने बड़े लेवल पर जब करप्शन हो रही है तो छोटे छोटे जगहों में क्या क्या होता होगा, एक गांव पंचायत में क्या क्या होता होगा, एक प्रखंड लेवल में क्या क्या होता होगा। ऐसे में हमारे देश के आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा, आम आदमी को एक करप्शन का पार्ट से कैसे बचाया जाए, इस पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को सोचनी चाहिए, हमारे देश के सरकार को सोचनी चाहिए, इस पर हमारे राज्य के सरकार को सोचनी चाहिए। दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।